स्टूडेंट, आजमगढ़ इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज का लेक्चर हमारा रहेगा बायोलॉजी सब्जेक्ट में कक्षा 12 का पहला लेसन है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। इस पर हमारा लेक्चर रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रजनन क्या होता है। सबसे पहले क्या बात करेंगे, प्रजनन क्या होता है। तो प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है? प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी अपने ही जैसे नए जीवों को उत्पन्न करता है। तो बोल सकते हैं वह जैविक प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप जीवधारी अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रजनन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है? यह एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, इन विच यह एक जैविक प्रक्रिया है इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस इटसेल्फ। ठीक है, अपने जैसे नए जीवधारियों को उत्पन्न करता है। ठीक है, इसमें इस प्रक्रिया के द्वारा जीवधारी नया जीवधारी बनता है, मैच्योर होता है और पुनः अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रिप्रोडक्शन का अध्ययन करते हैं उसे हम भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या लिखेंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच we study about reproduction are called embryology। ठीक है, क्या कहलाएगा? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के बनने के फलस्वरूप नया जीवधारी बनता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। और अरस्तु को, किसको? अरस्तु को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से अरस्तु कहते हैं। अरस्तु इज द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एंड पी महेश्वरी known as father of Indian embryology। ठीक है, तो अभी तो हमने देखा कि प्रजनन क्या है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रजनन के नाम से जानते हैं। तो प्रजनन प्रक्रिया जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो रिप्रोडक्शन आर मेनली टू टाइप। कितने प्रकार का? दो प्रकार का है। नंबर एक है सेक्सुअल और दूसरा है एसेक्सुअल, जिसको हम लैंगिक जनन, इसे हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। चलिए, तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो वह प्रजनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक के परस्पर संयोग के फलस्वरूप नए जीवधारी का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। क्या? नर और मादा युग्मक। युग्मक क्या है? वह इकाई कोशिका है जिसमें अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसमें पाई जाती है। तो क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ reproduction in which male and female gametes fused to each other। वह प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मक एक दूसरे से फ्यूज होते हैं एंड फॉर्म जाइगोट which develop embryo and this embryo developed new young ones are called sexual reproduction। क्या है? प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मक एक दूसरे से मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो कि एक भ्रूण का डेवलपमेंट करता है और यह भ्रूण परिवर्तित होकर विकसित होकर क्या नए नवजात को जन्म देता है, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हम बात करते हैं किसमें होगी और जिसमें मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया किनमें होती है, उस आधार पे हमको पढ़ना है। तो हमको पता है कि जीवों को मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा गया है, प्लांट और एनिमल। तो हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। दूसरा क्या हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो हमको सबसे पहले चर्चा करनी पड़ेगी पौधों में लैंगिक जनन, फिर उसके बाद जंतुओं में लैंगिक जनन, फिर जब दोनों खत्म हो जाएगा तो हम बात करेंगे अलैंगिक जनन, जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों में पढ़ा जाएगा। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो हमको पढ़ना है कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन आपके कक्षा 12 के सिलेबस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ना है। तो हमको क्या पढ़ना होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन ये पढ़ना है। तो आपको पता है कि जो प्लांट बॉडी होता है, इसको हम स्पोरोफाइट के नाम से जानते हैं। उसमें जो होता है कितने भाग हैं? तो ए प्लांट बॉडी जिसे क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट कंटेनिंग क्या उसके पास होता है? तो रूट है, फिर लीफ है, स्टेम है, रूट लीफ स्टेम, ठीक है, जड़ पत्ती तना, मुख्य रूप से इतने हैं। तो अब इतना जो है, लेकिन जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में होता है, जब प्रजनन फेज में आता है, प्रजनन अवस्था में, तो क्या हो जाता है? इसमें फ्लावर का भी विकास हो जाता है। तो लिखेंगे इन रिप्रोडक्टिव फेज flowers
आर ओरिजिनेटेड, फ्लावर उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये फ्लावर जो है मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो पौधे का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो स्थान है यहाँ पर, ये है फ्लावर, और फ्लावर को ही हमको देखना है। तो हमने एक फ्लावर आपके सामने बनाया है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो फ्लावर जो है इसको मुख्य रूप से पहले दो भागों में बांटते हैं। फ्लावर कितने भागों में? दो भागों में बांटेंगे। एक होता है एसेसरी पार्ट, दूसरा होता है नेसेसरी पार्ट। ठीक है, एसेसरी और नेसेसरी। तो एसेसरी मतलब सहायक अंग, नेसेसरी मतलब आवश्यक अंग। तो सहायक अंग कौन कौन से हैं? तो इसमें दो आते हैं सहायक अंग। आप एक हरा वाला देखना, एक लाल वाला। ये क्या है? सहायक अंग है। इसको बोलते हैं कैलिक्स, दूसरा है आपका कैरोला। कैलिक्स और करोला, इन हिंदी इसको हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज, इसको दल पुंज बोलते हैं। नेसेसरी पार्ट में आपका दो आता है, एंड्रोसियम, दूसरा है गाइनोसियम। इसको बोलते हैं पुमंग और ये जायांग। इतने, ठीक है। तो हमने देखा कि फ्लावर की जो पार्ट है इसको दो भागों में मुख्य रूप से एसेसरी और नेसेसरी। एसेसरी के अंतर्गत आ जाते हैं सहायक कैलिक्स और करोला, और नेसेसरी के अंतर्गत एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये आपका क्या है? अब एक एक की बात करते हैं। तो ये हमारा कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम और ये पूरा आपका गाइनोसियम है। तो हम पहले बात करते हैं कैलिक्स, ठीक है। तो कैलिक्स सबसे बाहरी चक्र, आउटर होल होता है, ठीक है। सब पुष्प के चारों ओर जो आउटर होल है, सबसे बाहरी चक्र है, वो क्या है? उसे हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं। तो और क्या होता है? ये समानता हरे रंग का होता है, और यह पुष्प जब बड़ कंडीशन होता है, जब कली निकलती है, तो उस दौरान ये जो पुष्प होता है, पुष्प का जो कैलिक्स होता है, वह पुष्प की सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो एसेसरी का काम ही है कि इनका सुरक्षा करना, पुष्प की सुरक्षा करना और अट्रैक्टिव बनाना। तो जो हरे रंग का है, यह क्या करता है? बड़ कंडीशन, जब एक कली अवस्था में होता है तो पुष्प की सुरक्षा करता है, और यह सबसे बाहरी आवरण होता है। तो इसकी जो एक, जैसे कलियां जो होती है ऐसे कई होगा, तो जो एक भाग है इसको हम बोलते हैं सेपेल, ठीक है। ये हो जाएगा सेपल, एक हो जाएगा इसका। जिस तरीके का एक भाग है तो सेपल कहेंगे, और जब पूरे को एक साथ जोड़ेंगे तो उसको कैलिक्स के नाम से जानते हैं। इतना नहीं, आज के समय में ये माना जाता है कि जो सेपल होता है, अर्थात जो कैलिक्स होता है, इससे कुछ नाइट्रोजनी सब्सटेंस स्रावित होते हैं। जो नाइट्रोजनी पदार्थ का श्रावण होता है, जो कि जब पॉलिनेशन होगा, जब परागण होगा, तो उसमें परागण प्रक्रिया के डेवलपमेंट के लिए इसका ये जिम्मेदार होता है नाइट्रोजन पदार्थों का श्रावण करके। तो हमने देखा कैलिक्स क्या है? कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी आवरण है, जिसका इकाई भाग को हम सेपेल के नाम से जानते हैं। यह पुष्प की सुरक्षा करने का कार्य करता है। जब यह बड़ करने, मतलब जब एक कली अवस्था में होता है, तो पुष्प को चारों तरफ से घेर कर सुरक्षा करने का कार्य करता है। और दूसरा है हमारा कैरोला, ठीक है। तो कैरोला जो है, या सेकेंड होल होता है, समानता है रंगीन होता है, और इसका जो काम क्या होता है? पुष्प को अट्रैक्टिव बनाना। जैसे हम लोग भी पुष्प को देखने के बाद रोमांटिक मूड में लोग आते हैं, और ये क्यों आते हैं ऐसा देखकर? क्योंकि इसका जो रंगीन भाग है ये हमें अट्रैक्ट करता है। तो ये पुष्प का जो रंगीन भाग है, ये पुष्प को अट्रैक्टिव बनाता है। तो जब हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो कीड़े मकोड़े भी इनको देख के अट्रैक्ट होते हैं, जो कि परागण प्रक्रिया, जैसे जब कीट पतंग इसके ऊपर बैठते हैं तो परागकणों को लेके एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाने का काम करते हैं। अर्थात परागण प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है, पुष्प को अट्रैक्टिव बना के परागण प्रक्रिया को प्रेरित करने का काम करता है। कौन? करोला। इसका जो इकाई भाग है उसको बोलते हैं पेटल के नाम से जानते हैं।
ठीक है। अब हम बात करते हैं नेसेसरी। ये हमारा जो एसएससी सहायक था, अब ये नेसेसरी अगर ये नहीं तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, इसका अर्थात इनका रहना अनिवार्य है। ये नहीं रहेगा तो भी रिप्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन इनका रहना अनिवार्य, ये नहीं रहेगा तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का कहने का मतलब क्या है, इसको हम पुमंग के नाम से जानते हैं, एंड्रोसियम। इसके संपूर्ण भाग को पुमंग कहते हैं, और एक भाग जो होगा इसका, उसको हम स्टेमेन के नाम से जानते हैं। और यह स्टेमेन को हम काट के देख, मतलब अलग करके देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसके भाग को हम फिलामेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, और इसको बोलते हैं एंथर के नाम से जानते हैं। यही एंथर है जिसमें पराग कण पाए जाते हैं, इसको हम पराग कोश के नाम से भी जानते हैं। तो एंड्रोसियम हो गया, ये मेल भाग है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कौन, एंड्रोसियम। तीसरा, चौथा बात करते हैं गायनोसियम। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके एक भाग को, तो पूरे समूह को बोला जाता है, एक भाग को हम क्या बोलते हैं, इसको, इस एक भाग को हम कार्पेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहीं लगे रहेगा तो गायनोसियम एक है जिसका, तो उसको हम कार्पेल के नाम जानते हैं। जब इसका संरचना हम देखते हैं तो इसकी संरचना देखने पे स्पष्ट होता है हमको कि इसमें, अच्छा होगा कि आप घर पे कोई फ्लावर लेके तब उसका अध्ययन करेंगे तो आपको और अधिक समझ में आएगा। इस तरह से होता है। तो सबसे जो ऊपर भाग है, जो कार्पेल है, इसके 3 भाग हैं। एंथर के 2 भाग मुख्य रूप से फिलामेंट और एंथर है, एंड्रोसियम के, स्टेमेन के, और कार्पेल के 3 भाग हैं। इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, इसको स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यही भाग है जहां पर पुष्प का जो परागकण आके गिरता है, इस माध्यम से आता है। ओवरी जहां पर फल का निर्माण, का भ्रूण का निर्माण होता है, उसे हम ओवरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया हमारे फ्लावर के पार्ट। अब हमको बात करना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और कितने चरणों में पूर्ण होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने चरणों में पूर्ण होता है। तो अब हमको बात करनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट पे। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 चरणों में पूर्ण होता है। नंबर 1 है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, फिर फर्टिलाइजेशन स्टेज, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। निषेचन पूर्वावस्था, निषेचन अवस्था, और निषेचन पश्च अवस्था, इसकी हिंदी है। तो निषेचन क्या होता है, जब नर और मादा, वह प्रक्रिया इसमें नर तथा मादा युग्मक जब मिलते हैं, वह अवस्था इसमें नर तथा मादा युग्मक मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन अवस्था के नाम से जानते हैं। तो निषेचन से पहले होने वाली तैयारियां क्या कहते हैं, पूर्व निषेचन अवस्था, और निषेचन होने के बाद जो भ्रूण में परिवर्तन होगा, भ्रूण का विकास होगा, उसे बोलते हैं पश्च निषेचन अवस्था। तो पूर्व निषेचन अवस्था को हम प्रिपरेटरी फेज या तैयारी की अवस्था के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतनी ही बात करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन पर डिटेल डिस्क्रिप्शन में।